नमस्कार, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एसबीआई ट्यूशन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊं उनको एक कॉपी में नोट कर लिया करें। आपके 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 60 क्वेश्चन साइंस के होंगे जो आपको डे बाय डे मिलते जाएंगे। तो आज मैं 5 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूं, उसमें कुछ टॉपिक्स भी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अपना जो भोजन होता है, भोजन में अपने लार जो होती है, मुंह में लार होती है, उसकी क्या भूमिका रहती है ये आपको बताना है। तो मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां रहती है उनसे लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर, जो हमारा भोजन हम चबाते हैं उसमें मिलकर उसे चिकना व लसलसा बना देती है। कैसा चिकना व लसलसा बना देती है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा भोजन है वो हमारी आहार नली है उसमें आसानी से फिसल सके। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम, इससे भी ज्यादा जो आपका महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो कि मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका हमारी निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल विगत प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। जो हमारा आमाशय होता है, हमारा पेट होता है, उसमें अम्ल रहता है, उसकी क्या भूमिका है। तो आमाशय का अम्ल माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो आमाशय का अम्ल होता है वो माध्यम जो हमारा रहता है उसको कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है, जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन में सहायता पहुंचाता है। यानी कि हमारा भोजन के पाचन में अम्ल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका जो आता है इसी सीरीज में, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम क्या होते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पाचक एंजाइम क्या करते हैं। तो पाचक एंजाइम पाचन में मदद करते हैं, हमारी जो हमारा भोजन पचता है उसमें मदद करते हैं। साथ में ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसी अम्ल में ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया बताई थी, रासायनिक समीकरण बताया था। वो किस किस ने याद किया। फोटोसिंथेसिस यानी कि हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक जो समीकरण है, मैंने कल भी बताया था। यदि बच्चों ने नहीं याद किया हो तो आज मैं फिर से बता देता हूं कि 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, नीचे होगा हमारा क्लोरोफिल, क्या होगा, क्लोरोफिल। उसके बाद में जो बनता है वो बनता है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। उसके बाद आता है प्लस में 6O2 प्लस 6H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे क्वेश्चंस के लिए भी फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि हम चाहें, इधर वाले जो चीजें रहती हैं इनको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये तीर के बाद जो भी रहता है उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस में 6H2O। यानी कि आपको याद करने का तरीका है, बार बार बोल के देखो, वैसे ही याद हो जाएगा। 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, नीचे पत्तियों से क्लोरोफिल लिया, C6H12O6, 6O2 प्लस 6H2O। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर, इसको कैसे करेंगे, हम कैसे लिखना है मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर, सबसे पहले इसी को हम वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन भी कहते हैं।
ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर भी लिखते हैं। ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर कैसे लिखते हैं, तो ये देखना, सबसे पहला जो अंतर आएगा वो आएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी शोषण कहलाता है। जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सी शोषण। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का यदि ऑक्सीकरण होता है तो उसे बोलते हैं हम अनऑक्सी शोषण। तो देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति और O2 की अनुपस्थिति, पहला हो गया। दूसरा है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है, C6H12O6 होता है। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 तथा H2O बनता है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनता है। इसमें ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीजन, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में CO2 तथा अल्कोहल बनता है। इसमें क्या बन रहा था, CO2 तथा H2O बन रहा था और इसमें क्या बन रहा है अपना, CO2 तथा अल्कोहल बन रहा है। तो दो है। तीसरा है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है और यह सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसमें जो ऊर्जा बनती है वो 38 ATP अणु बनते हैं और इसमें 2 ATP अणु का निर्माण होता है। तो वैसे सिंपल सा यदि हम देखें तो देखो, लिखा हुआ एक बात अलग हो जाती है। वैसे यदि अपन नॉर्मल सा देखें, सबसे पहले यदि देखें अपन तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति है, इसमें O2 की उपस्थिति नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करके यहाँ CO2 बनाता है और साथ में क्या बनाता है, CO2 के साथ H2O बनाता है। और यहाँ क्या बना रहा है, यहाँ CO2 तो बना ही रहा है, CO2 के साथ अल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, ठीक है ना, अल्कोहल बना रहा है। उसके बाद यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही और कोशिका द्रव में भी हो रही है। और यहाँ कहां कहां हो रही है, तो इसमें संपूर्ण CO2 संपूर्ण केवल कोशिका द्रव में हो रहा है। इसमें कितनी 38 ATP अणु बन रहा है, 38 ATP अणु बन रहा है और इसमें कितना बन रहा है, 2 ATP अणु बन रहा है। तो ये आपका सिंपल सा ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में क्या हो गया, अंतर हो गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो आपके सामने है, वो है धमनी और शिरा में अंतर, आर्टरी और वेन में अंतर। क्या होती है आर्टरी और क्या होता है वेन, यानी कि क्या होती है धमनी और क्या होता है शिरा। तो शिरा और धमनी में अंतर हम देखें तो धमनी जो होती है वो उसकी भित्ति होती है लचीली तथा मोटी। कैसी होती है, धमनी की भित्ति, ये हो गई आपकी धमनी, क्या हो गया धमनी, और ये हो गया आपका शिरा, क्या हो गई शिरा। धमनी और शिरा, तो सबसे पहले हम देखें धमनी की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। ये कैसी है भाई साहब, यदि ये देखें अपन तो ये है मोटी तथा लचीली और ये कैसी है, पतली तथा लचीली। अगला यदि अपन देखें तो धमनी की गुहिका सक्रिय होती है, जो धमनी की गुहिका होती है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है, जबकि शिरा की गुहिका कैसी होती है, चौड़ी होती है। अगला अंतर यदि हम देखें तो धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। भाई साहब अपन ने देखा कभी भी अपनी अंदर की नसें कैसी रहती है, लाल। नसों का जो रहता है, अपनी नस यदि देसी भाषा में समझे तो अपने हाथों की नसें जो ऊपर ऊपर रहती है वो रहती है आपकी नीली नसें और अंदर रहती है वो रहती है लाल नसें। तो ये बोल रहे हैं अपन के धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण ये कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, जबकि शिराओं के रक्त में CO2 के कारण उपस्थिति के कारण यहाँ कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। यदि अगला हम देखें कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं जबकि शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिरा का आयतन परिवर्तित होता रहता है। अगला होता है धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, शिरा में रक्त धीमी गति निरंतर कम दाब के साथ प्रभावित होता रहता है। अच्छा एक बात करें, एक बात हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। तो बीपी जो होता है इसकी जो सीमा होती है वो कहां से कहां तक रहती है, तो जो बीपी रहता है हमारा 80 से 120, यानी कि जो नीचे वाला वो 80 ये 120 होना चाहिए। तो अधिक दाब 120 है, तो अधिक दाब इनमें किसका है, धमनी का है कि शिरा का है। तो इसमें लिखा है कि धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, धमनी में कपाट नहीं पैसे, धमनी में ऑक्सीकृत रक्त। अब ऑक्सीकृत यहीं से समझ जाओ, ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। लाल यानी कि क्या होती है आपकी, जिसमें ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें प्रेशर कितना होता है, ज्यादा होता है। तो यदि हम यहां से धमनी का कितना होता है 120 और शिरा का कितना होता है 80, ठीक है ना, 80 शिरा का होता है और धमनी का होता है
120। यदि हम डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन कहीं में लगाते हैं, धमनी में लगाते हैं या शिरा में लगाते हैं, कोई बता पाएगा? अनाक्षीकृत में लगाते हैं कि ऑक्सीकृत में लगाते हैं? कमेंट में बताना, जरूरी बताना कमेंट में, कमेंट करना कि इसमें शिरा में इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या धमनी में लगाता है, ठीक है ना? तो धमनी व शिरा में अंतर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी बेटा पढ़ के आना। अगला कुछ एक छोटा सा टॉपिक है आपका और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं आपके, और वो होता है आपका रक्त। कौन सा है? रक्त। थोड़ा सा कुछ मेन फैक्ट है वो याद करते चलना आप रक्त के बारे में, रक्त के बारे में कि रक्त में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो रक्त के बारे में हम कुछ फैक्ट यदि जानेंगे, रक्त है क्या? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है? रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का जो अध्ययन हम करते हैं, रक्त का अध्ययन हम करते हैं तो इसको बोलते हैं हम हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। अच्छा, अगला यदि हम बात करें तो रक्त के 4 प्रकार के अवयव होते हैं। रक्त में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। वो 4 प्रकार के अवयव कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं। रक्त में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। अवयव यदि लिख दे हम, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयव कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, उसके बाद होता है आपका आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। उसके बाद थर्ड होता है आपका डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और जो चौथा होता है वो होती है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। और प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है। क्या होता है? जल, नहीं सॉरी 90%। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। अगला यदि हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा यहाँ रक्त में कितना होता है? 55% भाग होता है। कितना होता है? 55% भाग होता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? मैंने बताया अभी 90% जो होता है प्लाज्मा में वो होता है पानी। कितना होता है? 90% क्या होता है? पानी होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी होता है, ठीक है ना? अच्छा, अगला एक और चीज है, एक और मेन फैक्टर है। यदि रक्त के बारे में हम पढ़ें तो रक्त में जो रक्त का लाल रंग होता है वो काहे के कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल यदि हम पूछें, जो आरबीसी होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका यदि जीवन काल की हम बात करें, इनके जीवन काल की यदि हम बात करें कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो भाई साहब इनका जीवन काल होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। अच्छा, आरबीसी में एक और बात है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। यदि आगे हम फैक्ट की बात करें, हम आगे बात करें डब्ल्यूबीसी की, यदि हम बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है मानव शरीर की सैनिक कोशिका। क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिका। क्यों कहा जाता है सैनिक कोशिका? क्योंकि यहां सैनिक का काम करती है, मिलिट्री गार्ड का काम करती है, ठीक है ना? क्योंकि यहां रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है। कौन? डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इसका जीवन काल सर आपका, आपने इसका बता दिया, इसका और बता दीजिए। तो इसका जीवन काल जो होता है भाई साहब, इसका जीवन काल होता है
वो होता है आपका 8 से 10 दिन। कितना होता है? 8 से 10 दिन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने की पूरी पूरी इनकी संभावना। अच्छा है, इसका जो आरबीसी का कलर होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है लाल। कैसा होता है? लाल कलर का होती है। और जो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ये होती है रंगहीन। क्या होती है? रंगहीन। क्या बोलते हैं इसको? रंगहीन। अच्छा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं होता? इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आपके कुछ रक्त के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे थे। तो ऐसे ही आपको नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक के लिए आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रोज डेली लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। मिलते हैं कर। धन्यवाद।